नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश 5 बजे के प्राइम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का जो कहर है अब थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से भारत में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। तो देश में करीब 40 दिन बाद कोरोना के एक दिन में 2 लाख से भी कम नए केसेस दर्ज किए गए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इससे पहले 16 अप्रैल को 24 घंटे में 2,17,353 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। तब से लेकर अब तक करीब 40 दिन बाद यह आंकड़ा 2 लाख से कम आया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में पिछले 17-18 दिन से कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 3,500 से ज्यादा कोविड-19 मरीजों ने दम तोड़ा है। भारत में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 26 लाख से कम है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते कई दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, जिससे कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर यानी रिकवरी रेट करीब 89% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.14% पर है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा। तो आइए अब आपको अपने गेस्ट से रूबरू कराते हैं। डॉक्टर देवराज राय वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर पीके गुप्ता वो भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों ही डॉक्टर्स का जनतंत्र टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर हम बात करें, पीके गुप्ता जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार जो रिकवरी रेट है उसमें बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की जा रही है और कोरोना के जो मरीज हैं वो जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे, जो भयावह आंकड़े थे, वो अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। किसको इसका श्रेय देंगे और किस तरीके से देखते हैं? जो लॉकडाउन की एक प्रयोग शुरू किया, शुरू में लगता था कि लॉकडाउन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन लॉकडाउन हुआ और इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़ के इसकी भागीदारी की। कई व्यापार मंडल ने देखा कि खुद वॉलंटरली लोगों ने उसको लॉकडाउन में पार्टिसिपेट किया, खुद अपनी तरफ से बंद किया उन लोगों ने, और जनता ने भी काफी सहयोग किया और डॉक्टर्स ने लगातार लोगों को मोटिवेट भी किया। इसका असर ये देखने को मिला कि जो संक्रमण की दर है वो कम हुई है। निश्चित तौर पर स्वागत में कदम है ये। जी डॉक्टर देवराज, जिस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया पूरे देश भर में और लगातार हमने देखा कि बीच में काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति यहाँ पर बन गई थी, लेकिन जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया या सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, प्रशासन की तरफ से तमाम कदम यहाँ पर उठाए गए, लोगों को लगातार जागरूक किया गया, क्या लगता है आपको कि जागरूकता यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए? मुश्किल सा क्वेश्चन है। जागरूकता तो हमारे इस देश में शुरू से भी रही है। 1.5 साल से हम लोग ये सिखाते रहे लोगों को कि भाई कोरोना से बचना है तो ये चीजें का एहतियात रखो, लेकिन जागरूकता तो सारी खत्म कर दी थी। और देखिए दिसंबर के बाद एकदम जनवरी फरवरी के बाद केसेस कितने बढ़ने लगे, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि पहली वेव के अंदर हम लोगों ने इतना अच्छा किया और दूसरी वेव के अंदर आके हमारी सारे सिस्टम चरमरा जाएगा। जागरूकता के अलावा मैं कहूंगा सिर्फ है वो स्ट्रिक्टनेस है, जो मैं चाहता था। अप्रैल के महीने में मैंने कहा था कि आप जब तक लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, जब तक आप इसकी चेन को नहीं तोड़ेंगे, कंटेनमेंट को आप मजबूत नहीं करेंगे, आप इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते। चलो अच्छा किया, देर से किया पर दुरुस्त किया। उसके बाद इन्हें लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से आज हमारे केसेस की कमी आने लगी है। अगर ये लॉकडाउन नहीं करते, लोगों को सबको आजादी दे देते, जैसे आजादी ने दिसंबर जनवरी फरवरी में दे रखी थी, तो हमारी हालत और खराब होती। तो इसलिए आप जागरूकता की बात छोड़ दिए, जागरूकता में आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया है, डॉक्टर समाज ने पूरा काम किया है। हर एक वक्त हम जनता को कहते रहे कि भैया कोरोना तुमको कभी नहीं मिलेगा जब तक हम उसको गले लगाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे। क्यों निकलते हो आप लोग? लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। जरा सा सरकार ने ढील दी तो आप देखिए लॉकडाउन खोलते वक्त आप शराब की दुकानों के ऊपर लंबी लंबी लाइन लग गई। ये जागरूकता कहलाती है? ये जागरूकता नहीं है साहब। मैं तो शुरू से कहता रहा। और देखिए जिस वक्त स्टेट्स कहने लगी कि मैं 2 दिन का लगाऊंगा, मैं वीकेंड पे लॉकडाउन करूंगा, मैं 4 दिन करूंगा, मैंने कहा भाई ये बीमारी सब जगह एक जैसी है, इसका प्रोटोकॉल एक है। आप अपनी इच्छा से थोड़ी लॉकडाउन कर सकते हो। लॉकडाउन करना है तो कंप्लीट लॉकडाउन करिए, एक साथ करिए सब जगह पर, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो किया और रिजल्ट आ गए। आप मुंबई की आप हालत देख लीजिए। आज मुंबई के चीफ मिनिस्टर को ये कहना पड़ा, हॉट स्पॉट के अंदर पहले उन लोगों ने आइसोलेशन की
आइसोलेशन की, क्वारंटीन की फैसिलिटी दे रखी थी। अब उन्होंने मना कर दिया, अगर हॉटस्पॉट में कोई भी कैंडिडेट कोरोना का मिलेगा उसको कोविड सेंटर में आना पड़ेगा। ये जरूरी है, क्योंकि घर के अंदर लापरवाही रहेगी। जब आपने उसको घर से उठा के कोरोना सेंटर में, कोविड सेंटर में डाल दिया, तो आपने चेन तोड़ दी उसी वक्त। तो ये सख्ती, इस बीमारी से, महामारी से लड़ने के लिए हमें सख्ती करनी चाहिए। जी डॉक्टर देवराज, जिस तरीके से आपने सख्ती का जिक्र यहाँ पर किया कि लॉकडाउन ने एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है, जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि सख्ती की ज़रूरत यहाँ पर बहुत समय पहले से थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि अगर बाद में भी लॉकडाउन किया गया तो अब स्थितियाँ जो हैं वो सामान्य होती हुई नज़र आ रही हैं और लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उनमें गिरावट भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की सख्ती की आप बात कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए तो यहाँ पर सख्ती लागू की जा सकती है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी लोगों को होती हैं। और सरकार का जिस तरीके से कहना है कि अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी, जिस तरीके से आंकड़े अगर इसी तरह से कम होते रहे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसके ऊपर मेरा तो यही कहना है कि जिस वक्त हम लोगों ने, मैं भी उसी में आता हूँ, देश की जनता के अंदर, हमने फरवरी मार्च के अंदर कितनी त्राही हुए, पूरे देश के अंदर हुई है, कितनी अस्पतालों की चरमरा गई, पेशेंट्स का इतना बढ़ गया। वो क्यों हुआ? हमारी लापरवाही की वजह से। अभी भी अब जागरूकता का फिर सवाल आपके हिसाब से आ रहा है। हमको, अगर कल गवर्नमेंट खोलती है, हमको प्रोटोकॉल के सारे नियम को अपनाना है, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना है तो बिना मास्क के नहीं जाना, और बेकार की जगह पर भीड़ इकट्ठी नहीं करना, घर के अंदर भी रहना है। अगर 4-5 लोग हैं तो बेहतर है घर से बाहर निकलते अपने आप को एक की जगह डबल मास्क लीजिए, क्योंकि सिंगल मास्क 2020 का जो वायरस था उसकी जो थिकनेस थी वो 5 माइक्रोन थी। अब का जो वायरस आया है वो 5 माइक्रोन से भी कम है, तो वो एयर बेस हो गया, यानी कि एरोसोल में आ गया है, हवा में उड़ रहा है, पहले ड्रॉपलेट में था। तो ये सारी एहतियात आपको बरतने पड़ेंगे। अगर फिर आपने लापरवाही की तो अभी से हमारा ध्यान और हमारी चिंता इस वक्त थर्ड वेव की तरफ चल रही है। थर्ड वेव के अंदर अगर आ गए तो हमें बच्चों के ऊपर असर ना हो, हमारे ऊपर समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई है। और ये एक लिखा हुआ प्रूफ है कि जब भी महामारी या जब भी पेंडेमिक आता है 2-3 साल देश के अंदर रहता है, वो जाता नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अगस्त में या सितंबर के अंदर फ्री हो जाएंगे तो भूल जाइए। अगर हम एक तरह से फ्री भी हो जाते हैं तब भी हमको कोरोना के सारे प्रोटोकॉल अपनाने पड़ेंगे और अपनाने चाहिए अगर इस बीमारी से हमको बचना है तो। जी डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर देवराज को आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें अपनी रखी हैं, आप सहमत हैं जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की ज़रूरत यहाँ पर पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी काफ़ी समय तक रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल्स यहाँ पर बनाए गए हैं और जिस तरीके से इस महामारी ने अपने पैर पसारे हैं, आगे भी खतरा बना रहेगा। लॉकडाउन का प्रयोग तो बहुत ही सफल रहा है, नो डाउट, संक्रमण दर कम हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में वैक्सीनेशन। सरकार को इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। और अभी भी क्राइसिस देखने को मिल रही है, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत गैप है, इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सोशल वैक्सीन की बात होती है, इसका मतलब हुआ कि आप मास्क लगाइए, डबल लेयर मास्क की जो उन्होंने बात की, आप विभाग में मत जाइए, आप सैनिटाइज करते रहिए, अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको जारी रखिए। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो उसको बड़े स्तर पर इसको चलाना पड़ेगा। इसके लिए सरकारी मदद की बहुत जरूरत है। सरकार इसमें बढ़ चढ़ के आगे आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ तक गांव में संक्रमण फैल रहा है तो निश्चित तौर पर ये भी भयावह स्थिति है, क्योंकि गांव में संक्रमण अगर फैल रहा है तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा विकट रूप ले सकता है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्थित नहीं है, गांव के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। अभी थोड़े आपने देखा होगा अप्रैल में, मार्च अप्रैल में थोड़ा सा संक्रमण बढ़ा, लगभग 16% से ऊपर 30% तक चला गया था। तो क्या क्या स्थिति आपने देखी। अगर ये संक्रमण अगर रफ्तार नहीं रुका, गांव में फैला, तो स्थिति विकट होगी। तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि लॉकडाउन स्टेट सब्जेक्ट हो गया आज की तारीख में। हर स्टेट को इसकी तरफ ध्यान देना है और लॉकडाउन को एक्सटेंड करते रहना है। साथ में वैक्सीनेशन को साइमल्टेनियसली आपको बढ़ाना है और थर्ड वेव की तैयारी करनी है। ये नहीं कि थर्ड वेव आने का इंतजार करें, जैसे सेकंड वेव आने का प्रेडिक्शन नहीं हो पाया था। ये अपने आप में कहीं न कहीं चूक हुई वैज्ञानिक सलाहकारों द्वारा।
देखिए थर्ड वेव का उन्होंने एक आगाज दे दिया है, तो उसकी तैयारी लॉजिस्टिक जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए बकायदा आईसीयू और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की बात हो रही है जी, और लगातार इसमें काम हो रहा है। सरकार को लॉजिस्टिक अपना तैयार करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और आरटीपीसीआर जो टेस्टिंग और ट्रैकिंग का जो सिस्टम है उसको और बड़े स्तर पर लाना पड़ेगा। और साथ में जो उन्होंने एक किट लॉन्च किया है उसको जितनी जल्दी हो सके वो रैपिड एंटीजन किट को जो मार्केट में उपलब्ध कराना होगा। अभी केवल ऑन पेपर है, अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है जी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि रैपिड एंटीजन किट जो है कॉमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए और इसको जितने लेबोरेटरीज हैं उनको अधिकृत करना चाहिए कि वो अपना टेस्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर देवराज, जिस तरीके से अब थर्ड वेव की बात भी निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है और अमूमन देखा गया है कि जब भी इस तरीके का कोई पेंडेमिक किसी कंट्री में होता है या हम भारत देश की बात करें तो जिस तरीके से हमारे देश में ये पेंडेमिक ने अपने पैर पसारे, उसके बाद से एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और उस घबराहट के चलते उन्होंने जो दवाइयाँ उन्हें नहीं खानी चाहिए थी उनका भी सेवन कर लिया या किसी की भी सलाह से यहाँ पर वो खुद ही अपना इलाज करने लगे, जिसकी वजह से भी कई जगहों पर देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पर बढ़ गए थे, काफ़ी ज़्यादा संक्रमण बढ़ा था। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि कई जगहों पर पैनिक इतना ज़्यादा फैल जाता है कि लोग घबराहट के मारे ये ऐसे कदम उठाने लगते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। साहिल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसमें आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात की। आप हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हर्ड इम्यूनिटी तभी आती है जबकि 70% पॉपुलेशन को या तो इन्फेक्शन हो जाए या उनको आर्टिफिशियली या उनको हम इम्यूनिटी प्रदान कर दें। और इम्यूनिटी उनको तभी दे सकते हैं, शील्ड तभी दे सकते हैं जब उनको हम वैक्सीनेट कर देंगे। और अगर हम इंतजार करें कि 70-80% हमारी पॉपुलेशन, 70-80% पॉपुलेशन का मतलब होता है 135 करोड़ में 90 लाख आदमियों को जब तक बीमार नहीं होंगे तब तक हमको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। 90 लाख आदमियों को जब तक हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे तब तक हमको हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। और अगर हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी तो आने वाली थर्ड वेव भी हमारे लिए मुश्किल है और अब दोबारा ये इस प्रकार की बीमारी चलती रहेगी। तो जैसे डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे, मैं उनके से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर हमको थर्ड वेव से बचना है, हमारे पास सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा औजार जो है मास वैक्सीनेशन, वार फुटिंग लेवल के ऊपर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। हमको सारी जनता को वैक्सीनेट करिए, खास तौर से गांव के अंदर जब ये पैर पसार रहा है, गांव के लोगों को जहां पर कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना के बराबर है, वहां पे फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है, उनको मुफ्त में वैक्सीन लगाइए। जो सरकार को मैं शुक्रगुजार हूं कि 35,000 करोड़ रुपया सरकार ने रखा है वैक्सीन के लिए अपने बजट के अंदर, उसको यूटिलाइज करके सब गरीब आदमियों को, सब गांव वालों को मुफ्त दें। शहर में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बाहर से, विदेश से वैक्सीन मंगा के फ्रीली अवेलेबल करवा दें। और फ्रीली अवेलेबल करा के मैं 1000 रुपए में लगवा सकता हूँ, वो 2 में लगवा सकता है, जाओ लगाओ और अपने आप को इम्यूनिटी पाओ। इससे हमको, अब देखिए 16 जनवरी से हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव चालू की और हमने ये कहा कि हम 1 मई से 18 साल के ऊपर भी लगा देंगे और 30 अप्रैल तक और या आज की तारीख तक 19 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीन लगा है। आज 16 जनवरी से लेकर 25 मई तक 19 करोड़ को लगा है। इस स्पीड से देखिए, क्या हम 70-80 करोड़ लोगों को 2 महीने के अंदर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ये लगाने के लिए अगर इसी स्पीड से रहेगा तो 4-5 साल लग जाएंगे और हम 4-5 साल नहीं इंतजार कर सकते। हमारी जनता हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, उनका जीवन बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसका एक ही इलाज है। मैंने एक बार नहीं कितनी बार सरकार से निवेदन किया है कि सर, जो आपने एलोकेट किया है वो आप इधर दे दीजिए, जो आप सब्सिडीज दे रहे हो लोगों को, सब्सिडीज 2-3 महीने के लिए बंद कर दीजिए, उस मनी को ट्रांसफर कर दीजिए वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन अपनी जनता को वैक्सीनेट कीजिए। वार फुटिंग के ऊपर करने के लिए डॉक्टरों ने, हमारी संस्था जिसके 4.25 लाख डॉक्टर्स हैं, हमने कहा है हमारी 1700 ब्रांचें पूरे देश के अंदर, हम अपनी फ्री सर्विसेज देने को तैयार हैं। आप हमें सिर्फ वैक्सीन मुहैया कराइए, सिरिंज दीजिए, हम लगाएंगे लोगों को। अगर हमने सबको वैक्सीनेट कर दिया 70% को, तो हम थर्ड वेव से भी बच सकते हैं, हम महामारी से भी बच सकते हैं। थर्ड वेव आने वाली बच्चों के लिए खतरनाक होगी और अगर बच्चे एक बार संक्रमित हो गए
तो हमसे संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चों को ना तो हम आइसोलेट कर सकते हैं, ना उनको क्वारंटीन कर सकते हैं। बच्चा कभी अकेला रहेगा नहीं, या उसके साथ उसकी माँ रहेगी, या उसके साथ उसका बाप रहेगा, या उसके कोई भाई बहन रहेंगे। तो यानी अगर परिवार में एक बच्चा संक्रमित हुआ तो पूरा परिवार संक्रमित होगा। इस थर्ड वेव से और महामारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। जी डॉक्टर गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक आप हैं और पेंडेमिक सिचुएशन को बड़ी बारीकी से आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, और जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि लगातार देखने को मिला है कि लोगों के बीच में इस महामारी को लेकर एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई थी, जिससे कई ऐसे डिसीजंस ले लिए गए लोगों की तरफ से जो उनकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हुए। चाहे वो स्टीरॉइड्स की बात हो, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि कोरोना तो अपना कहर बरपा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जैसी बीमारियां भी लोगों में घर कर रही हैं, और उसकी वजह यही है कि लोगों ने स्टीरॉइड्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया या डॉक्टर की सलाह नहीं ली, और उसके बाद इन बीमारियों ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं दूसरी तरफ डायबिटिक मरीजों की अगर हम बात करें तो उनमें भी अब पैनिक यहाँ पर फैला हुआ है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि डायबिटिक जो मरीज हैं उनमें ये संक्रमण ज़्यादा फैल रहे हैं। निश्चित तौर पे जनतंत्र को, मीडिया को मैं बधाई दूंगा कि वो पॉजिटिव खबरों को प्रमोट करते हैं। जी कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। सनसनीखेज बनाने के लिए ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, यह फंगस तो पहले भी था, जिस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया गया, जिस तरीके से आए दिन खबरें आती गई, लोगों में डर और घबराहट होने लगा। और मैं तो यहाँ पे कहूंगा कि आज की तारीख में फैमिली फिजिशियन का कंसेप्ट वापस आना चाहिए। हर व्यक्ति के पास एक अपना फैमिली फिजिशियन होना चाहिए था। होम आइसोलेशन में लोगों ने महसूस किया कि उनके फैमिली फिजिशियन ने ही मदद की है। जिनके फैमिली फिजिशियन नहीं थे, जिनके पास अपने क्लोज सिस्टम में पैथोलॉजिस्ट नहीं थे, जिनके पास लेबोरेटरी का सपोर्ट नहीं था, उन्होंने सफर किया। तो कहीं न कहीं ये जो मेडिकल फैसिलिटी उसने बहुत मदद की है और लोगों को काफी अच्छी तरीके से गाइड किया। लेकिन कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिन लोगों ने कई तो मरीज ऐसे भी आए जो लेके 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो बात करते थे। तो यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से एक स्थिति को बद से बदतर बनाया, कहीं कहीं सनसनीखेज के न्यूज के वजह से भी लोगों में घबराहट और दहशत फैली। तो मेरा मीडिया से भी निवेदन है कि इसको बहुत ज्यादा सनसनीखेज न बनाए, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज है। डर जब बढ़ता है तो उसकी इनसिक्योरिटी पैदा होती है और साथ में उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, और घबराहट में आदमी सारी दवाइयां ले लेता है। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि लोग अपने घरों में जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं और प्रॉपरली अपना ब्लड की टेस्ट कराते रहें, क्योंकि आसपास का जो लोकल लैब है वहां से उनका संपर्क बन सकता है। तो घर से संपर्क कराएं, अपना ब्लड शुगर को मेंटेन रखें, और इस तरह का ज्यादा सेवन करना जो है डेफिनेटली जो है साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको लगातार हम लोग कह रहे हैं। जी स्टेरॉइड वांडर ड्रग है, नो डाउट, और वांडर ड्रग का इसका सही तरीके से प्रयोग होना चाहिए डॉक्टर के सुपरविजन में, और उसको साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना चाहिए। इसमें जो मूवमेंट भी नहीं हो रहा है लोगों का, तो ब्लड शुगर बढ़ रहा है। ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से कहीं न कहीं फंगस का भी अटैक हो रहा है, लेकिन फंगस का जो भी अटैक हो रहा है वो कहीं न कहीं हॉस्पिटलाइज पेशेंट में हो रहा है। इसलिए होम आइसोलेशन के लोग उसको डरने की जरूरत नहीं है। अपनी सावधानी और प्रिकॉशन रखें, और लोगों को थोड़ा सा भी अगर कहीं ब्लैक स्पॉट या कहीं कुछ हो रहा है तो लोग घबराहट में लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो घबराइए नहीं। आप भर्ती नहीं थे, आपका ऑक्सीजन लगातार आपको हॉस्पिटल में नहीं चला है, आप डायबिटिक नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट कर रही है। सरकार को इसमें जो भी सपोर्ट करना है, एफोटेरिसिन बी का कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन करे सरकार। प्राइवेट सेक्टर के जो भी टीचिंग ENT सर्जन है उनसे जाकर बात करें कि आपको कहाँ समस्या आ रही है। तो इसमें पोस्ट कोविड केयर में काफी बड़ा एक रोल आया है ENT सर्जन का, इसमें स्पेशली ऑप्थेल्मिक सर्जन का भी, और साथ में जो मैग्नेटोफेशियल सर्जन है, पैथोलॉजिस्ट का भी रोल आया है कि वो डायग्नोज कर रहे हैं। तो इन सबको कहीं न कहीं जो समस्या है वो है एफोटेरिसिन बी की। इसकी सप्लाई जो है मेंटेन होनी चाहिए, और सरकार ने अपने पूरे नियंत्रण में ले रखा है इस एफोटेरिसिन बी को। इसको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए, इसके जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उस पर अंकुश लगाए, निश्चित तौर पर इस महामारी का निजात पा जाएंगे। जी
डॉक्टर देवराज, जिस तरीके से डॉक्टर गुप्ता ने यहाँ पर अपनी बात रखी कि जिस लोगों को यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और जनतंत्र टीवी भी लगातार कोशिश कर रहा है कि लोग पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, क्योंकि यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की। जो तमाम प्रोटोकॉल्स यहाँ पर कोरोना को लेकर बनाए गए हैं, उन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन यहाँ पर करने की जरूरत है, और उससे जो भी मरीज है या जो संक्रमित है वो यहाँ पर सुरक्षित हो सकता है। इस तमाम जानकारी को लेकर लगातार जनतंत्र टीवी भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो पैनिक ना करें, वो घबराएं नहीं, और सिर्फ सावधानियां यहां पर बरतें। आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर देवराज, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि भ्रामक जानकारियां भी यहां पर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं कि संक्रमण के बढ़ने के पीछे तमाम तरीके की भ्रामक जानकारियां अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई और माध्यम हो, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंची, लोगों ने उस जानकारी को लिया और उसी के हिसाब से वो अपने ट्रीटमेंट में जुट गए। कई लोगों ने घर से निकलना तो बंद कर दिया, लेकिन उसके अलावा जो चिकित्सकीय परामर्श की बात हम कर रहे हैं कि जो एक चिकित्सा का एक पूरी पद्धति होती है, उससे हटकर वो खुद ही अपना इलाज यहाँ पर करने लगे, कितना ज्यादा घातक हो सकता था? हो सकता नहीं, हो चुका है जी। जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि हमारे सोशल मीडिया का बहुत यूटिलिटी होती है, बहुत फायदे होते हैं, लेकिन उसका मिसयूज भी कैसे होता है ये आज हमने अपने इसमें देख लिया। किसी डॉक्टर ने एक पर्चा लिखा, उस पर्चे को किसी ने वायरल किया, और उसके बाद जो आदमी को जरा खांसी बुखार होने लगा, कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं है, तो फौरन गया मार्केट से जाके दवाई ले आया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा, इस प्रकार से वो फैलता गया। और ये भूल गए कि भाई उस व्यक्ति को जो दवाई दी गई थी, क्यों दी गई थी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब उसके अंदर उसने, डॉक्टर ने अगर उसके अंदर लिख दिया कि आपको स्टेरॉइड्स की जरूरत है, अब आपको माइल्ड इन्फेक्शन है, आपको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, आपने स्टेरॉइड खाना चालू कर दिया। स्टेरॉइड देते वक्त हम डॉक्टर हमेशा उसको बड़े सिस्टम से देखते हैं, पे कितनी डोज देनी है और उसको टेपर कैसे करना है। यहाँ पे हफ्तों लोग बाग खाते रहे। उसमें स्टेरॉइड्स के लिए साफ कहा गया है कि जिसको हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या उसको डायबिटीज हो, उसको नहीं खानी है। उसको खा के उन्होंने अपनी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल में आ गई और उसका शुगर लेवल बढ़ता गया। ये सारी चीजें आने लगी, उसका रिजल्ट ये निकला कि लोग बाग और ज्यादा बीमार पड़ने लगे, सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। एक दूसरे के ऊपर हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सबका कबाड़ा कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी आ जाता है कि अगर वो अपने वक्त के अपने डॉक्टर से बात कर लेते, डॉक्टर ये समझता है कि मुझे अपने मरीज को क्या देना है और क्या नहीं देना, और देना तो कितने दिन तक देना है और कितने दिन तक नहीं देना है। लेकिन उन्होंने कहा भाई हमें डॉक्टर की फीस देने की क्या जरूरत है, चलो दवाई खरीद लो। अच्छा, दूसरी बात, हमारी मेडिसिन की दुकान के ऊपर एक लॉ में लिखा हुआ है कि नो मेडिसिन विल बी सोल्ड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। मैं पूछता हूँ, सरकार की नाक के नीचे धड़ाधड़ केमिस्ट्री दुकानों पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां बिक रही हैं, क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? क्यों नहीं लोगों को मजबूर किया कि अपने डॉक्टर के पास जाएं? मानता हूँ कि आज डॉक्टर अपनी क्लिनिक के कुछ लोग बंद करके बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर सब घर पे नहीं बैठे हैं। सारे मंदिर बंद हो गए, मस्जिदें बंद हो गई, गुरुद्वारे बंद हो गए, आपके मॉल बंद हो गए, सिनेमा बंद हो गए, लेकिन डॉक्टर की क्लिनिक और अस्पताल बंद नहीं हुआ। वो आज भी सेवा कर रहे हैं। आपको जान के दुख भी होगा कि फर्स्ट वेव के अंदर हमने करीब 750 डॉक्टरों को खोया आप लोगों की सेवा करते हुए। इस सेकंड वेव के अंदर हमने 400 प्लस डॉक्टरों को खो दिया सिर्फ जनता की सेवा करते हुए। क्या उन लोगों ने कभी अपने आप को घर से, आप लोगों से दूर रखने की कोशिश की? बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी चीज को, नॉर्म को, अपने फर्ज को समझा। तो जनता से भी हमारा ये निवेदन है कि अपना फर्ज को समझिए, रैम्पेंट मेडिसिन मत खाइए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जाइए। ऑक्सीजन के लिए लोगों ने घर में ऑक्सीजन इकट्ठी करनी चालू कर दी। कहीं पे उन्होंने पढ़ा रेमडेसिविर का इंजेक्शन मुझे जरूरत पड़ेगी, गए 10 इंजेक्शन रेमडेसिविर के खरीद के लाए। मैंने टीवी के माध्यम से कई बार बोला सरकार को कि आप ये वाली मेडिसिन सिवाय कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल के अलावा काउंटर पे मत दीजिए। ये दवाई उसी को लगेगी जो अस्पताल में भर्ती है। तो आप बाजार में क्यों बेच रहे हो? एक मरीज तो बेचारा अस्पताल में भर्ती है, उसके घर वाले इधर उधर सड़कों पे घूम रहे हैं कि मुझे रेमडेसिविर चाहिए। 800 रुपए का इंजेक्शन, 1000 रुपए का इंजेक्शन 5-5, 10-10, 15-15 हजार रुपए में बिका है। ये क्या हो रहा है? महामारी के वक्त जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही है। हम देश में महामारी से लड़े हैं, इन कालाबाजारियों से लड़े। जी डॉक्टर देवराज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर
यहाँ जिस तरीके से जो सिचुएशन अब देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कोरोना संक्रमण में अब रोकथाम यहाँ पर देखने को मिल रही है और अब धीरे धीरे जो कोरोना की गति थी उस पर भी यहाँ पर काबू पाता हुआ नजर आ रहा है। तो डॉक्टर देवराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार थी, जिसने बहुत ज़्यादा गति यहाँ पर पकड़ ली थी, उस गति पर अब रोक लगाने में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, मरीजों की संख्या भी यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है और साथ ही साथ रिकवरी की अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। तो किसी भी तरह से पैनिक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जनतंत्र टीवी भी लगातार आपसे अपील करता है कि पैनिक ना करें, घबराएं नहीं और बस सावधानी बरतते रहें। तो अगर आप भी कोरोना काल में परेशान हैं और कोरोना काल में अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, अगर अस्पताल में आपको इलाज नहीं मिल रहा है, अगर आपको डॉक्टर्स की राय चाहिए, आपके शहर गांव में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपनी परेशानी हमें बताएं। तो मरीज का नाम, पता और फोन नंबर आप हमें भेजें 8929983064 पर हमें मरीज का नाम, पता और फोन नंबर व्हाट्सएप करें। तो जनतंत्र टीवी भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन यहां पर ना क्रिएट हो और लगातार आपसे अपील कर रहा है कि घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। जो तमाम गाइडलाइंस कोरोना को लेकर जारी की गई है उसका पालन करने की जरूरत है और प्रशासन का भी साथ देने की जरूरत है, क्योंकि ये तमाम जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए बनाई गई हैं और उसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।